नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं एक बड़ी जानकारी के साथ। गाजियाबाद के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी का गाजियाबाद दौरा, 778 करोड़ की बड़ी सौगात सीएम योगी की ओर से आज दी जाएगी। विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास वो करेंगे। इसके अलावा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे, कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण उनका पूरा गाजियाबाद दौरा। आपको बता दें 878 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात सीएम योगी की ओर से दी जानी है। इसमें कई परियोजनाएं शामिल हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास होगा। तो सीएम योगी का गाजियाबाद दौरा और जनता को लेकर आज बड़ा फैसला करेंगे। बड़ी सौगात जनता के लिए, 878 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास उनकी ओर से किया जाएगा। और खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं एक और बड़ी जानकारी का। बड़ी और अहम जानकारी से आपको अपडेट करा दें। GIS 23 में दिखेगा यूपी इन्वेस्टर्स का दम। सीएम योगी करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। इन्वेस्टर्स का दम, इस पूरे कार्यक्रम दिखेगा। रिजर्व प्रोग्राम की शुरुआत आज होगी। 2 पोर्टल्स का उद्घाटन भी इसके दौरान किया जाएगा। तो GIS 23 में यूपी इन्वेस्टर्स का दम देखने को मिलेगा। आज दरअसल कर्टन रेजर प्रोग्राम की शुरुआत होगी। आधिकारिक तौर पर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 2 पोर्टल्स का उद्घाटन इस दौरान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों से संबंधित बेहद ही महत्वपूर्ण यह पूरा कार्यक्रम, चूंकि इन्वेस्टर्स का दम कहीं ना कहीं देखने को मिलता है इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए। 2 पोर्टल्स का उद्घाटन भी इस दौरान किया जाना है। सीएम योगी आदित्यनाथ अध्यक्षता करेंगे कार्यक्रम की। ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह का। अनूप, आज GIS 23 में यूपी इन्वेस्टर्स का दम देखने को मिलेगा। कर्टन रेजर प्रोग्राम की आज शुरुआत हो रही है। किस तरह से कार्यक्रम रहने वाला है? क्या कुछ उम्मीदें विकास कार्यों से संबंधित या फिर उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट से संबंधित? देखिए रितेश, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गाजियाबाद और दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा 3 जगह दौरा है। सबसे पहले वो चाणक्यपुरी में सुषमा राजभवन जो वहां पर बना हुआ है, सुषमा, वहां पर जाकर के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जो बैठक होगी उसमें अध्यक्षता करेंगे। और खासकर उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट की तैयारी चल रही है, अभी हालांकि जो जानकारी सरकार की तरफ से मिली हो 150 जो उद्योगपति हैं वो उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने की रुचि दिखाए हैं। अभी 28 तारीख से जो तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं, 16 कैबिनेट के मंत्री, वो विदेश जाकर उस इन्वेस्टर समिट को कहीं न कहीं एक माध्यम से जोड़ेंगे और बाहर से जो कंपनियां हैं वो उत्तर प्रदेश में आने के लिए उनको न्योता देंगे, वहां से बातचीत करके बैठक करेंगे। तो कुल मिलाके जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उसमें मंत्रियों के साथ साथ वो खुद लगे हुए हैं, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है। और आज जो दिल्ली में चाणक्यपुरी में बैठक होने वाली है सुषमा स्वराज भवन में, वो काफी महत्वपूर्ण होगी। वहीं से रूपरेखा तैयार होगी, दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। और उसके बाद फिर हालांकि तैयारी अंतिम दौर पर है। फरवरी के फर्स्ट वीक में मुझे लगता लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी। उस समय चूंकि लक्ष्य काफी बड़ा है रितेश, उसको पाने के लिए मुख्यमंत्री खुद कोशिश कर रहे हैं और साथ में अपने मंत्रियों के लगाया है। अब देखने वाली बात होगी कि पिछले जो इन्वेस्टर समिट हुए हैं, क्योंकि उसका भी रिकॉर्ड तोड़ना है इस बार। जितनी भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई हैं उत्तर प्रदेश में, उनसे सबसे ज्यादा
लक्ष्य रखा गया है। तो ऐसे में अब देखना होगा, हालांकि सरकार के सामने या फिर उन मंत्रियों के सामने चुनौती जरूर होगी जिनको विदेश भेजा जाएगा, और वहां से कितना वो लक्ष्य वहां से पूरा कर पाते हैं या फिर वहां से उद्योग ला पाते हैं, या फिलहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन एक बात सरकार पूरी कोशिश कर रही है, मुख्यमंत्री पूरी खाका तैयार कर चुके हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो विदेशी कंपनियां हैं वो उत्तर प्रदेश में आकर निवेश करें और यहाँ का माहौल अच्छा हो, तभी यहाँ का विदेशी कंपनियां या फिर बाहरी जो कंपनियां यहाँ पर निवेश कर सकती हैं। क्योंकि जब कभी कंपनियां किसी प्रदेश में जाती हैं तो कई सुविधाओं की आवश्यकता होती है। कानून व्यवस्था सबसे पहले नंबर पर है, बिजली, पानी, भ्रष्टाचार, ये सब अगर मुक्त होगा, सड़क सुरक्षा, ये सब अगर किसी कंपनी को अच्छी तरीके से मिल जाती है तो कंपनी चल जाती है और वहीं कोशिश करते हैं उद्योगपति उसी प्रदेश में अपना जो पैसा इन्वेस्ट किया जाए। तो सरकार की कोशिश है, हालांकि अगर ये धरातल पर उतरेगा तो कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर मिलेंगे। जो आज उत्तर प्रदेश के जो श्रमिक हैं वो बाहर प्रदेशों में जाते हैं, उनको उत्तर प्रदेश में ही काम मिलेगा। बहुत सारी कंपनियां उत्तर प्रदेश में आ चुकी हैं। अभी आपने देखा देश का सबसे बड़ा डाटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। तो लगातार सरकार की कोशिशें हैं। अब इस कोशिशें में कितना उनको फायदा मिलने वाला है, कितना उत्तर प्रदेश में उनकी जो मेहनत है कितना सफल होगा, फिलहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा। रितेश, अनुप, आपने कहा सरकार का पूरा प्रयास दिखाई दे रहा है, निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल यह भी है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए एक बेहतर माहौल होना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से योगी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं, चाहे बात वो कानून व्यवस्था को लेकर हो या फिर जो तमाम जो कंपनियां आती हैं, इन्वेस्ट करती हैं, खासतौर पर बात अगर हम उत्तर प्रदेश की करें तो उनको लेकर एक जो माहौल होना चाहिए, सुविधाएं जो उन कंपनियों को मिलनी चाहिए, किसी प्रकार की परेशानी कंपनियों को ना हो अपना बिजनेस यहां पर एस्टेब्लिश करने में, इन तमाम चीजों को देखें तो किस तरह से सरकार कदम उठा रही है। और चूंकि कई देशों को इसमें आमंत्रित किया भी गया है, इस समिट को लेकर अगले साल फरवरी में 10 से 12 तारीख के आसपास से प्रस्तावित है। अगर देखा जाए तो सरकार की तैयारियों में जिस तरह से आपने कहा कि जो तमाम कदम है वो उठाए जा रहे हैं, इसका असर किस तरह से दिखाई देता है? देखिए रितेश, बहुत सारी कंपनियां उत्तर प्रदेश में आई, वहां पर बीच में हालांकि काफी लंबा समय हुआ है, उसको लेकर सरकार ने कई प्रयास भी किए हैं और अपने नीति में भी बदलाव किया है। पहले जो कंपनियां आती थी उनको जमीन उपलब्ध कराई जाती थी, सुरक्षा दी जाती थी, बिजली की व्यवस्थाएं, ये सब देने के बाद सरकार भूल जाती थी कि कोई कंपनी बाहर से आई है, उस पे वो टैक्स भी दे रही है, यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन फिर भी जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की नीति में परिवर्तन किया गया। अब एक कमेटी बनाई गई है कि बाहर से जो कंपनियां आ रही हैं या फिर जिनका उद्योग यहाँ पर कर रही हैं, उनके लिए अगर बीच में भी कोई समस्या होती है तो वो कमेटी के में वो अपना आवेदन करते हैं, अपनी समस्या को बताते हैं, फिर वो कमेटी उस रिपोर्ट को सरकार के पास लाती है, सरकार उसमें जो उनकी समस्या होती है उसको दूर करती है। यानी जो उत्तर प्रदेश में जिन उद्योगपतियों ने निवेश किया है उसको भी कहीं ना कहीं सरकार अब बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर अनुप, लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। ये भी वजह है कि जो बहुत सारी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं, वो खास तौर पर इन कुछ विशेष क्षेत्रों में जहां पर काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं और इसकी वजह से प्रदेश का भी विकास हो रहा है, रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। अनुप, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी जानकारी से रूबरू करा दें दर्शकों को, लखनऊ से बड़ी खबर, जहां 5 दिसंबर से शीतकालीन सत्र का आगाज होने जा रहा है। 5 तारीख से शीतकालीन सत्र का आगाज होगा। 3 दिनों का यह शीतकालीन सत्र रहने वाला है। पहले दिन अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। बजट के माध्यम से कई योजनाओं की घोषणा हो सकती है। 6 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और 7 दिसंबर को कुछ विधेयक पारित किए जाएंगे। अनूप कुमार सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप, आगामी 5 दिसंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही, काफी महत्वपूर्ण इसको भी माना जाए चूंकि अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। सवाल यह है कि कौन सी ऐसी योजनाएं जिसका जिक्र सरकार अपने अनुपूरक बजट में घोषणा कर सकती है जिनका?
देखिए रितेश, ये हालांकि 3 दिन का ही बजट है, बजट सत्र है, निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण होगा। ऐसे में सरकार के साथ साथ विपक्ष की भी निगाहें टिकी हैं कि इस अनुपूरक बजट में उत्तर प्रदेश में जो पिछला बजट है वो कितना खर्च हुआ है और अब आगे आने वाले जो बजट है वो कितना बड़ा बजट होगा। हालांकि सरकार हर बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती है, सरकार किसी की भी हो, पिछली बजट को बढ़ाकर ही बजट लाती है। इस बार का भारी भरकम बजट होने वाला है। निश्चित रूप से सरकार ने जब 2022 में चुनाव से पहले जिन वादों को जनता से वादा किया था, भाजपा का जो संकल्प पत्र था, उसकी तमाम जो योजनाएं पहले जब बजट आया था उसमें समाहित हुई थी। जो बची योजनाएं हैं उनको 5 साल में पूरा करने का वादा किया था, जिसमें सबसे बड़ी अगर राहत की अगर बात करें, जिसमें किसानों को फ्री बिजली देने की बात कही थी, जिसमें 60 साल के ऊपर जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग, या उनको फ्री यात्रा की बात कही थी। ये सब तमाम ऐसे योजनाएं हैं, उसको लाना अभी सरकार को बाकी है। मुझे लगता है इस बजट में जिस तरीके से अनुपूरक बजट पेश होगा, उसके बाद पहले दिन, उसके बाद 6 तारीख को उस पर चर्चा होगी, 7 तारीख को इस पर जो कई योजनाएं हैं उसका भी कहीं न कहीं घोषणा कर सकते हैं। और साथ ही साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर उसमें टैबलेट और स्मार्टफोन का भी वितरण को लेकर उसमें बजट आ सकता है, तो काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि विपक्ष का ये कहना है और लगातार आरोप विपक्ष लगा रहा है कि बीजेपी सरकार में जो सत्र होता है वो काफी छोटा होता है। इस बार भी उनकी मांग है कि जो सत्र है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि जनता की बात अनुप, हाल में मॉनसून सेशन जब गुजरा तो काफी ज्यादा विपक्ष की ओर से भी प्रदर्शन किया गया, काफी ज्यादा टकराव की स्थिति भी देखने को मिली थी। और लगातार जिस तरह से आपने भी कहा कि विपक्ष आरोप लगाता है कि समय नहीं दिया जाता चर्चा को लेकर, अगर बात करें शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्ष की क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखिए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, क्योंकि विपक्ष में सबसे बड़ा दल समाजवादी पार्टी का है, और कांग्रेस और बीएसपी लगातार इस बात को आवाज उठाती रही कि जो बजट सत्र हो वो थोड़ा सा बड़ा हो। जनता की बहुत सारी समस्याएं हैं, किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं, जो नवयुवक है उसको रोजगार की समस्या है। इन सब मुद्दों पर बहस की जाए, उसका कुछ निष्कर्ष निकले। सरकार की मंशा हालांकि लगातार कोशिश रहती है कि उस बजट में तमाम जो चीजें हैं आवश्यकता उसमें बजट में चर्चा हो, लेकिन बजट इतना छोटा होता है, बजट सत्र, जिसमें ये तमाम चीजों पर बहस नहीं हो पाती है। और यही वजह होती है कि विपक्ष हमेशा सरकार पर आरोप लगाता है, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात करें या फिर किसानों के मुद्दे पर या फिर जो रोजगार को लेकर के, ये सब तमाम ऐसे मुद्दे हैं। बिल्कुल अनुप, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत और जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते रुख एक और बड़ी जानकारी का। आज ज्ञानवापी पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। बड़ी जानकारी, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई होगी आज। ज्ञानवापी मामले को लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका जो दाखिल की गई है उस पर सुनवाई होनी है। सेशन कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है मुस्लिम पक्ष की ओर से। हाल ही में सेशन कोर्ट ने केस पर, आपको बता दें कि आदेश को चुनौती दी गई है। सेशन कोर्ट ने केस सुनवाई योग्य माना था, जिसको लेकर अब मुस्लिम पक्ष की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सेशन कोर्ट ने इस पूरे मामले को सुनवाई योग्य माना था, जिसके बाद से मुस्लिम पक्ष के लिए इस फैसले को काफी बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि मुस्लिम पक्ष की ओर से सेशन कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है और इस मामले में आज सुनवाई होगी। 12 सितंबर को वाराणसी कोर्ट ने फैसला दिया था। नियमित दर्शन पूजन से मामला जुड़ा हुआ है। कई मामले हैं दरअसल ज्ञानवापी से जुड़े हुए जो एक साथ अलग अलग अदालतों में चल रहे हैं, जिसमें से सेशन कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा फैसला सुनाया था और इस पूरे मामले को सुनवाई योग्य माना था। और इस फैसले को मुस्लिम पक्ष की ओर से चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी मुस्लिम पक्ष की याचिका पर। नियमित दर्शन पूजन से जुड़ा हुआ मामला है। ज्ञानवापी पर हाई कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई। धर्मेंद्र चौबे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, हाल ही में सेशन कोर्ट की ओर से एक बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया था, जिसमें इस केस को सुनवाई योग्य कोर्ट ने मान लिया था। हालांकि मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा झटका भी माना जा रहा है। आज इस मामले को लेकर जो मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी है सेशन कोर्ट के इस फैसले को, उसको लेकर सुनवाई होनी है। क्या कुछ संभावना है, किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं इस पूरे मामले को लेकर आज?
देखिए रीते, सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, जो 12 सितंबर को सेशन कोर्ट वाराणसी ने फैसला दिया था, उसने यह स्पष्ट कर दिया था कि रूल 711 और 1991 वर्षित एक्ट इस पे एडमिट नहीं करता है और मेंटेनेबल बनता है केस। ये पोषणीयता के आधार पर इस सुनवाई हो सकती है। और पूरा व्याख्यान करते हुए कोर्ट ने हिंदू पक्ष के पक्ष वाले में जो है गेंद फेंकी। और उसके बाद मुस्लिम पक्ष ने लगातार ये कहा कि 1991 वर्षित एक्ट और रूल 711 एक्ट की अवहेलना करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया है, जिसको लेके आज कोर्ट में याचिका उसके बाद त्वरित मुस्लिम पक्ष ने दिया और आज कोर्ट में सुनवाई है उस मामले को लेके। उसको चैलेंज किया गया है रूल 711 और 1991 वर्षित एक्ट को कि ये पोषणीयता नहीं बनेगी। लगातार मुस्लिम पक्ष ये सेशन कोर्ट में भी बात रखा, आज प्रयागराज हाई कोर्ट में भी रखेगा। तो कहीं न कहीं दोनों चीजों को जो तथ्य देखे जा रहे हैं, अब मामला यह आता है कि वहीं हिंदू पक्ष लगातार हाई कोर्ट में ये भी कार्बन डेटिंग की बात कर रहा है। 3 ऐसे जो मुद्दे हैं इस केस से जुड़े, 3 अहम पहलू हैं। पहला कार्बन डेटिंग, दूसरा पुरातत्विक सर्वेक्षण और तीसरा रूल 711। तो तीनों मामले ऐसे हैं इंक्लूडेड कि हाई कोर्ट में मामलों को रखा जा सकता है। हाई कोर्ट ने फिलहाल 30 सितंबर का भी एक डेट दिया है जिसमें कार्बन डेटिंग की बात है। और आज जो सुनवाई है, अहम सुनवाई करेगा वो रूल 711 और 1991 वर्षित एक्ट पर कि क्या पोषणीयता बनेगी या नहीं। अब कोर्ट के आदेश का इंतजार है और क्या सुनवाई करके हाई कोर्ट इस पर निर्णय लेता है। सेशन कोर्ट के जो आदेश हुए हैं। धर्मेंद्र, जिस तरह से आपने कहा कि 12 सितंबर को इसमें बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला आया था, निश्चित तौर पर मुस्लिम पक्ष की आखिरकार दलील क्या है, किस दलील को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं? देखिए रितेश, मुस्लिम पक्ष लगातार जिस तरीके से सुनवाई चल रही थी, शुरुआती दौर से मैं बताना चाहूंगा कि स्थिति ये बनी रही कि मुस्लिम पक्ष का कहना है 1991 वर्षित एक्ट के आधार पे किसी चीज की सुनवाई नहीं हो सकती। रूल 711 एक्ट मेंटेनेबल नहीं है। वहीं हिंदू पक्ष ने लगातार इस बात को रखा है कि मेंटेनेबल है, क्योंकि किसी चीज की जब तक भौगोलिक संरचना न जान ली जाए तब तक वो किसी केस की उस केस की सुनवाई योग्य नहीं बनता है। तो लगातार हिंदू पक्ष ने उन चीजों को रखा और उस पर जिला सेशन कोर्ट ने आदेश भी दिया कि भौगोलिक संरचना न कि उसको क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, भौगोलिक संरचना को जानना ये कोर्ट का अधिकार है। और भौगोलिक संरचना के ही आधार पे वहां की वास्तविक स्थिति, जो सर्वे हुआ था, जो कमीशन की रिपोर्ट तलब की गई थी, रिपोर्ट दी गई थी, उस आधार पे, रिपोर्ट के आधार पे उन्होंने उसको आधार माना और भौगोलिक संरचना। बिल्कुल धर्मेंद्र, काफी उस वक्त में मुस्लिम पक्ष की ओर से हालांकि जरूर आपत्ति दर्ज की गई थी, लेकिन आज बड़ी खबर यह है कि हाईकोर्ट में जो दलील दाखिल की गई है, याचिका दाखिल की गई है मुस्लिम पक्ष की ओर से, उस पर आज सुनवाई होनी। क्या कुछ आता है कोर्ट की ओर से, बिल्कुल देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र इस तमाम बातचीत और जानकारी देने के लिए। रुख करते हैं एक और बड़ी जानकारी का। लखीमपुर खीरी से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ है और इसमें कुल 5 लोगों की मौत हो गई है। इस भीषण हादसे में 2 टीचर समेत कुल 5 लोगों की मौत हुई। कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही से हादसा हुआ है। लखीमपुर खीरी से यह बड़ी खबर। बाढ़ से कटी सड़क को सही नहीं कराया गया और यही वजह बनी है अभी तक की जानकारी के अनुसार इस हादसे की। 2 टीचर समेत 5 लोगों की मौत हुई है। दुखद खबर लखीमपुर खीरी से। कई अन्य लोग भी घायल हुए हैं और पीडब्ल्यूडी की लापरवाही कहीं ना कहीं सामने आ रही है। बाढ़ की वजह से सड़क खराब हो गई थी, सड़क का रास्ता टूट गया था, लेकिन उसे दुरुस्त नहीं किया गया और यह वजह बताई जा रही है इस हादसे के पीछे, जिसमें 2 शिक्षक समेत कुल 5 लोगों की जान गई है। और चलिए अब रुख करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। एक बड़ी जानकारी के साथ मसूरी में 4 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन धामी सरकार कर रही है। धामी सरकार का 4 दिवसीय चिंतन शिविर अधिकारियों के संग बैठक करेंगे और इस दौरान चिंतन मंथन किया जाएगा। महत्वपूर्ण मुद्दा है प्रदेश का विकास। अजीत कांबोज ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, 4 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन धामी सरकार कर रही है। मुख्य मुद्दा है प्रदेश का विकास किस तरह से और तेज गति के साथ किया जाए। क्या कुछ तैयारियां इस चिंतन शिविर को लेकर, किस तरह से रहेगा पूरा कार्यक्रम?
बिल्कुल, अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात की जाए तो उत्तराखंड अपने 25वीं सालगिरह मनाने की तैयारी कर रहा है और इसको लेकर तमाम तरह के कार्य भी यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। जब उत्तराखंड 25 साल का होगा तो उसमें क्या कुछ खास होगा, तो इसको लेकर तमाम तरह के प्रयास सरकार की तरफ से हो रहे हैं। और इसी कड़ी में जो चिंतन शिविर है उसका आयोजन राजधानी देहरादून के मसूरी में हो रहा है। 10:30 बजे का इसका समय था शुरुआत का, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज दोपहर तक वो इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे और तमाम तरह के व्याख्यान यहाँ पर रखे गए हैं। उत्तराखंड सरकार के सभी मंत्री और अधिकारी तो इसमें मौजूद रहेंगे ही, साथ ही देश भर के विशेषज्ञ भी अलग अलग क्षेत्रों के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और तमाम तरह के व्याख्यान होंगे कि उत्तराखंड जो अपने 25 साल जब पूरे करेगा तो उसमें किस तरह का विकास कार्य यहाँ पर होने चाहिए और 25 सालों में क्या खोया क्या पाया और आगे कैसे उत्तराखंड को लेकर जाना होगा। तो तमाम विषयों पर यहाँ पर विभागवार चर्चा होनी है। तमाम मुख्य सचिव के निर्देशों के बाद विभागों ने अपने प्रेजेंटेशन यहाँ पर तैयार किए हैं और अब से कुछ ही देर बाद जब ये कार्यक्रम विधिवत शुरू हो जाएगा तो उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सबसे पहले व्याख्यान होना है। वो किस तरह से रोड मैप चाहते हैं उत्तराखंड प्रदेश का, ये संबोधित करने का काम करेंगे। और इसके बाद जो दूसरा व्याख्यान है वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं उनका होना है। और उसके बाद समय समय पर तमाम तरह के व्याख्यान यापन हो रहे हैं। तमाम विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तमाम विभागों के अधिकारी रहेंगे। तमाम कैबिनेट मंत्री इसमें मौजूद रहने वाले हैं। तो उम्मीद यही है कि सरकार का जो चिंतन मनन होगा वो काफी बेहतर निकलकर सामने आएगा। और 3 दिनों को लेकर जो ये कार्यक्रम पूरा होने जा रहे हैं, 3 दिवसीय कार्यक्रम में काफी कुछ चीजें 25 साल के उत्तराखंड के होने तक के लिए तैयार की जाएंगी। जी अजित, विकास कार्य सबसे मुख्य मुद्दा है इस पूरे 4 दिवसीय चिंतन शिविर का, लेकिन विकास कार्य के तहत किस तरह से विभागवार आपने बताया कि जो तैयारियां हैं वो की गई हैं, प्रेजेंटेशन भी तैयार की गई है, क्या कुछ रोड मैप होगा उसको लेकर भी आपकी ओर से जानकारी दी गई। क्योंकि अब उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, यहाँ पर पर्यटन बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां लोग दूर दूर से आते हैं, देश विदेश से सैलानी घूमने के लिए आते हैं। स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से मजबूत होना चाहिए, तमाम बेहद ही महत्वपूर्ण पहलू हैं। सवाल यह है कि किस तरह से आखिरकार जो तैयारियां विभागवार की गई हैं, क्या कुछ प्रेजेंटेशन में खास तौर पर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ पर पर्यटन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और सबसे ज्यादा उत्तराखंड की आर्थिकी भी इसी के ऊपर टिकी हुई है। तो ऐसे में सरकार का जो प्राइम फोकस है वो पर्यटन के बढ़ावे को लेकर है। पर्यटन में चाहे फिर वो एडवेंचर टूरिज्म हो या फिर धार्मिक पर्यटन, दोनों ही क्षेत्रों में लगातार सरकार काम कर रही है। उन क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए कैसे रोड की कनेक्टिविटी बेहतर की जा सकती है, इसको लेकर बेहतर रोड कनेक्टिविटी यहाँ पर दी जा रही है। तमाम सड़कों को यहाँ पर विकसित किया जा रहा है, 4 लेन उनको डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा अगर उद्यान और वानिकी की अगर बात की जाए तो उसमें भी काफी क्षेत्र जुड़ा हुआ है। तो उद्यान को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, जो यहाँ के लोकल काश्तकार हैं उनको एक जनपद एक उत्पाद, इस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर सरकार की तरफ से शुरू किए गए हैं कि कैसे हम क्षेत्रीय उत्पादों को बढ़ावा दे सकते हैं। जो यहाँ के पारंपरिक रीति रिवाज हैं, सांस्कृतिक चीजें हैं, चाहे फिर अल्मोड़ा की बात हो या फिर बागेश्वर की बात हो, जो वहाँ के लोकल प्रोडक्ट हैं उनको कैसे हम विश्व स्तर या देश के स्तर पर ला सकते हैं, तमाम व्यवस्थाओं को यहाँ पर किया जा रहा है। इन्हीं सब चीजों से जुड़ा हुआ राज्य सरकार का चिंतन शिविर है जिसमें तमाम विभागों के जो सचिव हैं वो प्रस्ताव प्रेजेंटेशन लेकर उपलब्ध होंगे और तमाम जो विशेषज्ञ हैं अलग अलग क्षेत्रों के वो अपना व्याख्यान देने का काम करेंगे। तो इन चीजों का एक मिला जुला असर ये देखने को मिलेगा कि सरकार का रोड मैप बेहतर तैयार हो और उसके बाद जब सरकार आगे उसको आम जनता के बीच में रखने जाएगी तो सरकार के पास एक सोच होगी, एक रोड मैप होगा कि कैसे हम प्रदेश को आगे लेकर जा रहे हैं। जी अजीत, एक आखिरी सवाल और, इस तरह के चिंतन शिविर की अगर हम बात करें, 4 दिवसीय चिंतन शिविर, सारे अधिकारी एक ही बड़ी बिल्डिंग में मौजूद रहेंगे, अलग अलग तैयारियां की गई हैं विभागों की ओर से। अगर इसे में हम देखें तो कितना महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि इस तरह की बैठकें जब होती हैं तो कई फैसले भी निश्चित तौर पर लिए जाते हैं। प्रदेश के विकास में अगर देखें तो कितना महत्वपूर्ण कदम सरकार की ओर से, धामी सरकार की ओर से। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में पूरा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है मसूरी के भीतर, और इसमें एक छत के नीचे तमाम विभागों के सचिव, मंत्री, अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो उम्मीद यही है कि कुछ बेहतर निकलकर सामने आएगा, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि समीक्षा बैठक अगर होती है तो संबंधित विभाग के ही अधिकारी इसमें मौजूद होते हैं। लेकिन जो चिंतन शिविर का कार्यक्रम आयोजित होगा इसमें तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। अगर उद्यान विभाग का अधिकारी कोई प्रेजेंटेशन देता है तो वानिकी या वन विभाग के अधिकारी उसको समझेंगे, सीखेंगे, और उसमें अगर कोई गतिरोध उत्पन्न होता है तो कैसे उसको एडजस्ट किया जा सकता है, तमाम सुझाव वहां पर आएंगे। सड़कों के चौड़ीकरण की अगर बात होती है तो पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी अपना प्रस्ताव रखते हैं, तो उसमें वन क्षेत्र की दिक्कतें आती है, एनजीटी की दिक्कतें आती हैं, तो उनके भी सामने अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो आपसी सामंजस्य बिल्कुल अजीत, यही वजह है कि ये जो पूरा शिविर है 4 दिवसीय काफी महत्वपूर्ण है प्रदेश के विकास को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत और जानकारी देने के लिए।
फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।